हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, खुश और मस्त होंगे। आज मैं पुनः हाजिर हूँ फिर एक नए विषय के साथ। चलिए देखते हैं क्या है टॉपिक। ठीक है, आज एनआईए एक्ट 1881 में बिल ऑफ एक्सचेंज के विषय में बताया गया है। बिल ऑफ एक्सचेंज के विषय में बताया गया है किसमें? एनआईए एक्ट की सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग जो है क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं उसको मैंने पॉइंट्स में जो है डिवाइड कर दिया है। 5 पॉइंट्स में इसको ब्रेक किया हूँ। इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले हम इसकी बेसिक इंट्रो के बारे में जानेंगे कि जो है बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और कहाँ पड़ती है। इसके बाद में इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। इसके बाद फिर हम फर्दर इसकी डेफिनेशंस को जो है जो ब्रेक किया हूँ इसको एलिब्रेट करके समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका जो है इंट्रो। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या लिखा है? बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड। मतलब विनिमय विपत्र बोलते हैं इसे हिंदी में। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा जो है इंस्ट्रूमेंट है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में या फिर डोमेस्टिक या घरेलू व्यापार में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, फिर जो है आपको शायद और क्लियरेंस है हो जाएंगी। ठीक है, चीजें अब एग्जांपल देखते हैं बेटा। इसमें मिस्टर सुरेश हैं और राहुल हैं, दो लोग हैं, सुरेश और राहुल। राहुल को जो है, राहुल का जो स्टेटस है वो यहाँ पे सेलर का है और सुरेश का जो स्टेटस है वो है बायर का। ठीक है, सुरेश को कुछ सामान चाहिए। सुरेश के पास जो है कोई गुड्स की नीड है, लेकिन उस गुड्स को परचेज करने के लिए सुरेश के पास अभी वर्तमान समय में पैसे नहीं है। ठीक है, तो सुरेश राहुल के पास जाते हैं, राहुल से कहते हैं कि भाई मुझे जो है सामान जो है इस गुड्स की जो है जरूरत है, आप मुझे जो है ऑन क्रेडिट बेस पे दे दो, मेरे पास जो है 3 महीने में पैसे की व्यवस्था हो जाएगी तो मैं आपको पे कर दूंगा। तो सुरेश का जो स्टेटमेंट था राहुल सुनते हैं, फिर राहुल कहते हैं कि चलो ठीक है मैं आपको सामान दे दूंगा, लेकिन आपको इस के एवज में, इसके जो है उसमें एवज में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मिस्टर राहुल हैं, ये राहुल क्या करते बेटा? ये राहुल एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है फॉर्मेट जो है तैयार करते हैं और उसमें जो है वो सारी शर्तें कंडीशंस अपनी लगा देते हैं, जिसके जितने समय में जितना अमाउंट है वो सब चीजें रिटर्न में जो है लिख लेते हैं। कौन? मिस्टर राहुल, मतलब सेलर। सेलर जो है बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, ध्यान रखना। तो सेलर मिस्टर राहुल हमारे हैं। राहुल जो है क्या करते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाते हैं। उसके बाद में उस बिल ऑफ एक्सचेंज को मिस्टर सुरेश जो कि बायर हैं, ये क्या करते हैं? उनकी सभी शर्तों को क्या करते हैं बेटा? एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या होता है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है कंप्लीटली बन जाता है। और इस बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए जो स्पेशल डेट दी गई है कि विद इन 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, जो भी टाइम डिसाइड किया गया बोथ पार्टीज, ए सुरेश एंड राहुल के द्वारा, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो है उसके जो मेच्योरिटी के डेट तक जो है इसकी पेमेंट कर देनी होगी। ठीक है, ये है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब देखते हैं एज पर एनआईए एक्ट सेक्शन 5 में क्या बताया गया है। सेक्शन 5 ऑफ एनआईए एक्ट 1881 पॉइंट नंबर 1 कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। पहले बात, बिल ऑफ एक्सचेंज कैसा होना चाहिए? लिखित में होना चाहिए, पहली इसेंशियल कंडीशन। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज कैसा होना चाहिए? राइटिंग फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। यह जो है एक बिना शर्त रहित होना चाहिए। इस बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई भी शर्त नहीं लगी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, मतलब कि कोई भी शर्त नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन अनकंडीशनल। पॉइंट नंबर 3 में क्या कहता है? साइंड बाय अ मेकर, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन किया जाना चाहिए मेकर द्वारा और उस बिल ऑफ एक्सचेंज को जो है एक्सेप्ट किया जाना चाहिए बाय द बायर, ठीक, या फिर डेटर द्वारा। पॉइंट नंबर 4 में लिखा गया है
डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज किसी सर्टेन पर्सन को पे करने के लिए लिखा जाता है, केवल मनी के रूप में, ना अदर चीजें इसमें काउंट नहीं होंगी। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ मनी, मतलब कि पैसे के लेन देन के एवज में ही बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाएगा, अदर देन वैलिड नहीं होगा। ध्यान से पॉइंट नंबर 5, टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि जो हमारे मिस्टर इस केस में देखेंगे राहुल जो थे, मतलब जो सेलर है, या तो इसको कौन पे करेगा, बायर या सुरेश, हमारा सुरेश जो है पे करेंगे किसको, राहुल को, या फिर राहुल के आदेशानुसार किसी अन्य पर्सन को, या फिर इसमें यह कहा गया है पर्सन टू बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर जिस व्यक्ति के पास वो इंस्ट्रूमेंट है, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसको पे किया जा सकता है वह पैसा जो बिल ऑफ एक्सचेंज में है, अमाउंट है। मतलब कि या तो राहुल को, या राहुल के आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को, या फिर वह बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके पास है, जो उसका होल्डर है, धारक है, उसको बिल ऑफ एक्सचेंज के जो अमाउंट है पे करना होगा मिस्टर सुरेश को। और ये टाइम लिमिट जो भी डिसाइड किया गया है 2 मंथ या 3 मंथ, उसके अंदर ही पे करना होगा। ठीक है, अगर आगे देखते हैं, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब डिसोनर हो जाता है, मतलब विद इन टाइम पीरियड नहीं पे किया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सूट फाइल करने का राइट होता है। ठीक है, किसके पास, राहुल के पास, मतलब कि मेकर के पास, या फिर जो गुड्स सेल किया है उसके पास। ठीक है, और इसमें जो सूट लाने का जो लिमिटेशन दिया गया है, लिमिटेशन विद इन 3 ईयर ऑफ द डिसोनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, 3 साल के अंदर अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो अगर डिसोनर हो जाता है, तो डिसोनर होने के 3 साल के अंदर अंदर सूट फाइल किया जा सकता है, याद रखना। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है, कोई चीज डाउट में है, तो आप प्लीज पुनः बताएं हमें, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो आप लोगों का सजेशन स्वीकार्य है, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।